जय हिंद साथियों। आप प्रायः नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं। बेचते समय तो लोगों को विशेष ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खरीदने के समय हमें अपने बचाए हुए धन का प्रयोग करना पड़ता है। और कोई भी संपत्ति जो हम तैयार करते हैं, चाहे वो कैश में हो, रुपया में हो, वो आसान चीज़ नहीं होती है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामान्य रूप से यदि कोई व्यक्ति मार्केट जाता है कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसे उस वस्तु के बारे में यदि ज्ञान है, जानकारी है, तब वह उस सामान को लेने में कभी ठगाता नहीं है। ठीक उसी तरह से यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और यदि आपको उसके बारे में ज्ञान है, नॉलेज है, समझ है, तो आप उसमें बाधाएं जो आनी चाहिए, जो आती हैं, वो आपको नहीं आएंगे। और वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम अपनी बातों को कुल मिलाकर के 4 या 5 बातों में ख़त्म कर देंगे, लेकिन इन बातों को आप बारीकी से कॉपी पर लिख करके सोचिएगा, समझिएगा, फिर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली बात है, जब भी कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या तो आप वो ज़मीन खरीदेंगे या फिर बना हुआ कोई मकान खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है, यदि उस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई किराएदार यदि है, आप उसको पूर्ववत जो किराएदार है उसको पूरी तरह से वो प्रॉपर्टी खाली कर देने के लिए कहिए। अब ऐसी बात जब आएगी तब बेचने वाला हो सकता है आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी तो कुछ ही दिन हुआ है इनका, अभी इनको रहने दीजिए, 2-3 महीने में ये खाली कर देंगे। या फिर आपके मन में भी ऐसा सहानुभूति की भावना आ सकती है कि अच्छा कोई बात नहीं है, 2-3 महीने में तो खाली ही कर देगा। इस गलती में आपको नहीं फंसना है। आप उसको बिल्कुल पूर्ववत जो भी किराएदार हैं उसे खाली करा दीजिए। आप जो है पूरा खाली शांतिपूर्ण कब्जा उस प्रॉपर्टी पर करिए। कहा है कि पहले जो पूर्ववत जो किराएदार थे वो चल किन के अनुसार रहे थे, तो जो पहले उसके मालिक थे प्रॉपर्टी के, उसके अनुसार चल रहे थे। लेकिन अब जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपके अनुसार उनको चलना है। हो सकता है वो आपके साथ में तालमेल नहीं बैठा पाए, तो उनके मन में चलेगा कि हम तो सब दिन से ऐसे ही रहते आए हैं, हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे। फिर आप वहाँ पर क्या करिएगा? वो हो सकता है वो 2-3 महीने के लिए आपके प्रॉपर्टी पर वो किराएदार में रहे, लेकिन क्या गारंटी है कि वो 2-3 महीने के बाद खाली कर देगा? हाथ जोड़ने लगेगा, पाँव पड़ने लगेगा। और कुछ जो चालबाज लोग होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है, उनमें ये क्वालिटी होती है कि जब बात मनाना हो तो पाँव पर गिर जाएंगे, और जब सामने वाला आदमी फंस जाता है तो उसको अपने पाँव पर भी गिराने पर मजबूर कर देते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों पर ये पहला बात है कि पूर्ववत जो भी किराएदार है आप उसको बिल्कुल कर दीजिए, आप खाली कर दीजिए, तभी हम इसका प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करेंगे। दूसरी बात कि आप कभी भी रुपया जो है वो कैश में ना दें, उनको आप अकाउंट में दें। हो सकता है वो मना करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप उनको कहिए कि हम आपको कैश जो भी कुछ देना हो वो दे सकते हैं, लेकिन आप कहें कि हम अकाउंट में भी देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सबूत के तौर पर बन जाता है। और देखिए, अब देना किसके नाम पर है, तो इस बात का ध्यान रखिए, देना किसके नाम पर है। केवाला देखेंगे, सेल डेट देखेंगे, उनमें जिन जिन का नाम है सबको देंगे। मान लीजिए कोई एक ही आदमी है तो उसको 100% देंगे, 2 आदमी है तो उसको 50-50, यानी 50% एक व्यक्ति को, 50% दूसरे आदमी को। यदि उसमें 3 व्यक्ति का नाम है तो तीनों पर डालेंगे 1/3, 1/3, 1/3। अगर 4 आदमी तो 25%, 25%, 25%, इस तरह से करेंगे।
और कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रॉपर्टी को दो व्यक्ति खरीदे हैं, तो ऐसा गलती कभी ना करें। एग्रीमेंट पर जो साइन लोग करवाते हैं वो क्या करवाते हैं कि जो कैश देने की बात आती है तो एक ही व्यक्ति दे देते हैं। नहीं, जब भी करें दो व्यक्ति हैं, अगर दो व्यक्ति खरीदार हैं तो दोनों व्यक्ति दें। अगर दो व्यक्ति बेचने वाले हैं तो दोनों को 50-50% दें। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी के समय में ऐसा है कि किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, कौन आदमी कब किसको दगा दे दे। हो सकता है कि कल को उसमें केवल मान लीजिए 4 आदमी है, आपने 3 व्यक्ति को दे दिया, चौथा आदमी को नहीं दिया, फिर वो कहीं कि मैं तो मिला ही नहीं। बाद में मान लीजिए कानूनी केस होता है, कोर्ट जाएंगे, वहाँ कहेगा कि मेरे अकाउंट में है ही नहीं, कोई साक्षी नहीं, हमें कोई रुपये मिला है, फिर आप क्या करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि केबाला जो है उसकी माँ के नाम पर होता है, अब बेटा जो है वो आगे आगे चलता है। तो ऐसी स्थिति में आप एग्रीमेंट पर जो है साइन उसके माँ का भी करवाएं। ठीक, चलिए पहली बात तो ये दूसरी बात थी जिसको आप समझ गए कि कैश नहीं अकाउंट में डालना है, ये एक कानूनी साक्ष्य बनता है, और जितने आदमी का केबाले पर नाम है उन सब के अकाउंट में रुपया डालना है। ठीक, आगे है, अब कैश देंगे किस हिसाब से देंगे, सारा रुपए तो एक साथ देंगे नहीं, तो आप उसको बयाना देंगे। अब बयाना जो देंगे वो सिंपल कागज पर नहीं, ध्यान रहे इस बात का, आपको एग्रीमेंट कराना है। अब सवाल आता है कि एग्रीमेंट कराने की आपको क्या आवश्यकता पड़ा, एग्रीमेंट की क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए, मान लीजिए कोई ज़मीन है, कोई प्रॉपर्टी है 1 लाख का है, अब वो बेचने के लिए निकला, उसको 2 लाख में आप मिल गए, आप बोले कि हम इस प्रॉपर्टी का 2 लाख देंगे, आपने एग्रीमेंट नहीं कराया। कल को हो सकता है उसको कोई 5 लाख देने वाला आदमी मिल जाए, तो आपको क्यों देगा वो आदमी, सोचिए, वो आपको क्यों देगा, 5 लाख वाला को क्यों नहीं देगा। लेकिन यदि आपके पास एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट यदि आप उसको करवा लेते हैं तो मजाल नहीं है कि वो अपने एग्रीमेंट से पीछे हट जाए। एग्रीमेंट कराएं, आप उसको नोटरी करा लें, रजिस्टर करवा लें कोर्ट में, ताकि वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता है। दूसरी बात कि एग्रीमेंट पर साइन सबका होना चाहिए, जिनका भी केवाला पर नाम है सबका। कभी कभी क्या होता है कि बेटा बोल रहा है कि अरे मेरी माँ का है, आपको क्या टेंशन है, मेरी माँ का है, मेरे पिताजी का है, आपको काहे का दिक्कत है, हम साइन कर देते हैं, बात ख़त्म। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिनके नाम पर है, उनके माँ के भी यदि नाम पर है तो उनसे भी साइन करवाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि माँ बेटे में आजकल सब कुछ ठीक चलता नहीं है। माँ तैयार नहीं है बेचने के लिए, बेटा कहता है हम तो बेचेंगे। माँ तैयार नहीं है बेचने को, बेटा कह रहा है हम बेचेंगे। माँ कह रही है हम तुम्हें कागज़ ही नहीं देंगे, माँ कह रही है कि हम साइन ही नहीं करेंगे, बेटा कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और साइन करवा के चला, वो खुद साइन करके चला आया। और जो सामने वाला जो खरीदार है वो बेवकूफ़ निकला, उसने साइन नहीं करवाया उसकी माँ का, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत भयंकर आ सकती है। तो देखिए साथियों, आप रुपए कहीं भी लगाएंगे, मेहनत का रुपया है, तो मेहनत का रुपया को आप कभी भी जाया नहीं जाने देंगे, उसको साफ़ सुथरे तरीके से लगाइए, जहाँ भी लगाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से लगाएंगे। दूसरी बात, एग्रीमेंट जब भी आप करवाने जाएंगे तो ओरिजिनल पेपर हर चीज़ आप उसका देखेंगे। कोई भी ऐसा ओरिजिनल पेपर नहीं होना चाहिए जो कि मिस हो, एक भी ओरिजिनल पेपर मिस नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो बहाना बनाएगा नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करना है। वो फ़ोटोकॉपी आपको दिखा देगा, नहीं चलेगा, हर चीज़ आपको ओरिजिनल में दिखाना पड़ेगा। जब आप ओरिजिनल कैश ले रहे हैं, ओरिजिनल रुपया ले रहे हैं, तो ओरिजिनल आपको हर चीज़ दिखाना पड़ेगा। और वो चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है, आप चाहें तो किसी वकील को भी हायर कर सकते हैं, वकील को दिखा सकते हैं कि ये कागज़ सही है या नहीं। फ़ोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि उसने फ़ोटोकॉपी दे दिया, या फिर कोई जो ओरिजिनल पेपर वो गुम कर दिया। अब जब आप खरीद लेंगे उस प्रॉपर्टी को, कल को बेचने के लिए जाएंगे, आपके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, तो अब सोचिए जिससे आप खरीदे उससे वो कहता है कि हमसे साइन करवा लीजिए, हमसे जो लिखवाना है लिखवा लीजिए। अरे भैया, लिखवाने से क्या मिलेगा आपको, कागज़ ही नहीं है,
वहाँ पर जो आप जिनको भी बेचेंगे वो आपसे कागज़ मांगेगा और आपके पास कागज़ ही नहीं, तो लिखा हुआ जो है सब तो बेकार ही ना हो गया। तो लिखे हुए बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, उसको आप ओरिजिनल कॉपी ही कहेंगे देने के लिए। अब इसमें कभी कभी होता है फ्रॉड सेलर कभी कभी पकड़ा जाता है, वो कागज़ आपको नहीं दिखाएगा। काहे कि वो आपसे पहले किसी और आदमी को उसने बेच दिया है, ओरिजिनल कागज़ उसके पास है ही नहीं, फ्रॉड सेलर हो गया, आपको दिक्कत आएंगी। दूसरी बात, हो सकता है कि उसने बैंक से लोन ले रखा हो उस ज़मीन पर और उसका ओरिजिनल कागजात हो कहाँ, बैंक में, और आपको कह दिया फ़ोटोकॉपी ले लीजिए, हमारी बात पर भरोसा नहीं है, हम तो आपके जान पहचान हैं, हम तो आपके अपने आदमी हैं, हम तो आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके साथ में गद्दारी नहीं कर सकते। कौन मानेगा इस बात को? और जैसा कि हमने पहले बता दिया कि उस प्रॉपर्टी पर यदि एक से ज़्यादा लोगों का अधिकार हो, मान लीजिए माँ का अधिकार है या फिर दूसरे भाई का, भाई कहेगा कि तुम बेच रहे हो अपना बेचो, हमें कोई मतलब नहीं, जो मेरे पास कागज़ है वो हम आपको देंगे ही नहीं। अब बताइए, अगर आप उसका उस ओरिजिनल कागज़ के अनुपस्थिति में नहीं प्राप्त की स्थिति में यदि आप ले लेते हैं, रुपया दे देते हैं, तो बताइए फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे आप? बड़ी दिक्कत आ सकती है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। और यदि आप 50 लाख से ऊपर की ज़मीन, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको TDS 1% कटाना पड़ता है, और वो खरीदार को, बेचने वाला को नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कल को हो सकता है आपको इनकम टैक्स का एक लेटर आ जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए, आप एग्रीमेंट भी करा लिए, सब कुछ करा लिए, कागज़ एकदम सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन उस एग्रीमेंट का जो वैल्यू है वो लास्ट डेट तक है। अगर वो लास्ट डेट फेल हुआ, अगर वो लास्ट डेट फेल हो गया, उस एग्रीमेंट जब करेंगे तो आप डेट लिखेंगे ना, जब मैंने इतने रुपए दिया और इतने रुपए बाकी हैं, इतने दिनों में हम दे देंगे, इतने दिनों में हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। लेकिन अब वो एग्रीमेंट तब तक वैलिड है उस डेट के अनुसार। अब अंतिम दिन है मान लीजिए उस एग्रीमेंट का, और आप उसको बोले कि चलिए एग्रीमेंट के अनुसार आपको टोटल रुपया भी दे देंगे और प्रॉपर्टी हमारे नाम लिखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस आप चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो हो सकता है बहाना बनाएगा। क्या बहाना बनाएगा? कहेगा मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं बाहर निकल गया हूँ, तरह तरह की बातों का बहाना बना सकते हैं। अब बहाना बनाए या ओरिजिनल बात हो सकता है सही भी हो, उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो, उसकी खुद की तबीयत ख़राब हो, वो बाहर निकल गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी का अच्छाई सोचने से पहले आप अपना अच्छाई को तो सोचना पड़ेगा ना जी। तो आप खुद का अच्छाई ये सोचना है कि उससे वो एग्रीमेंट के दिन, लास्ट डे के दिन यदि वो नहीं आया तो उससे आप लिखित लीजिए, व्हाट्सएप पे मंगा लीजिए, ईमेल करवा लीजिए, कुछ भी लिखित, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कुछ भी हो, लेकिन उसका लिखित हो कि वह नहीं आ रहा है। आप नहीं पीछे हट रहे हैं, खरीदार जो पीछे नहीं हट रहा है, लेने वाला, देने वाला पीछे हट रहा है, देने वाला उस डेट को, उसको समस्या है। इसलिए कहा है कि यदि डेट फेल हो गया तो उसके बाद वो अपनी मर्जी के अनुसार, आपने किया 1 लाख में बात, 2 लाख में बात, उसको मिल गया 10 लाख देने वाला आदमी उसको दे के निकल जाएगा, और कानूनी तौर पर आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ध्यान रखें। अब है कि मान लीजिए आप उससे लिखित आप प्रमाण भी ले लिए कि काहे नहीं आए, अब आपको क्या करना है, आपको फिर भी रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है और वहाँ बताना है कि हम उपस्थित हैं, सामने वाले जो खरीदार हैं वो उपस्थित आज नहीं हो पाए हैं। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के फिर से कुछ बातों पर समरी करा दें, इस वीडियो को लास्ट करते हैं कि जो पहले से किराएदार हैं, ज़मीन पर हो या प्रॉपर्टी पर हो, मकान में हो, उसको आप खाली करा दीजिए, पूरी तरह से शांतिपूर्ण कब्जा करना है उस पर। दूसरी बात है कि कैश नहीं, अकाउंट में दीजिए, जितने केवाला परनाम है सबके अकाउंट में दीजिए, और यदि एक से ज़्यादा खरीदार हैं तो सब मिल करके दीजिए, ठीक है। उसके बाद बयाना का जो एग्रीमेंट करेंगे आप, बयाना का जो एग्रीमेंट करेंगे उस टाइम पर जो ओरिजिनल कागज़ है, सारा का सारा ओरिजिनल कागज़ देखेंगे, एक भी कागज़ मिस नहीं होना चाहिए, एक भी कागज़ मिस नहीं।
काहे कि हो सकता है वो लोन लिया हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा व्यक्ति को वो बेच रहा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बेचने वाला है उसमें से एक व्यक्ति अपना कागज़ ही नहीं दे रहा, बाद में आपको दिक्कत होगी। अगला बात है TDS जो है आप कटा लें 50 लाख का, यदि ऊपर की संपत्ति है तो TDS कटा लें, आपको दिक्कत नहीं आएंगी। उसके बाद यदि एग्रीमेंट फेल हो गया, एग्रीमेंट यदि फेल हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको अटेंडेंस वहाँ लगा लेना है रजिस्टर्ड ऑफिस में और उससे लिखित कारण ले लेना है, क्योंकि उसके बाद यदि एग्रीमेंट फेल हो गया तो ख़त्म, आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में यदि कोई और भी बातें हैं तो आप हमसे शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। जय हिंद।